नमस्कार। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। पहली खबर महोबा से है, जहां पर पहली बारिश ने नगर पालिका के दावों की पोल खोल दी है। यहां एक दिन की बारिश के बाद पालिका क्षेत्र में आने वाले कई इलाके जलमग्न हो गए। साथ ही साथ नालों की सफाई समय से न किए जाने के चलते बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया है। इसी कड़ी में स्थानीय लोगों ने नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की, तो वहीं पालिका के अध्यक्ष ने इसके लिए पूर्व पालिका अध्यक्षों को जिम्मेदार बताया। समस्या ये है कि पानी भरने से फ्रिज खराब हो गई है, खाने का सब सामान खराब हो गया है। कैसे भर गया पानी बरसात से भर गया भाई साहब, पूरे महोबा का पानी यहीं से निकलता है। नाला नहीं बन रहा है, इसलिए मेरे मकान में पानी भरता है और मैंने कई बार एप्लीकेशन दिया है नाले के लिए, तो कोई सुनाई नहीं होती है। अबला सत्यवारी को दिया है तो उनने भी हमारी नहीं सुनी है और मैं 3 साल से परेशान हूँ नाले के लिए। 3 साल से परेशान हूँ। मानसून की ये पहली बारिश है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे भगवान ने छप्पर फाड़ दिया। इतनी भीषण वर्षा हुई है और पहली बैठक है, पहली बार बरसात है। इसमें क्या कारण है कि जो लोग नाली अपनी ढके हुए हैं सीमेंटेड, वहाँ हम सफाई नहीं करा सके। हमारे पास उस तरह के ऑपरेटर्स नहीं थे, अगर हम तोड़ते हैं तो ऐतराज भी थे। जलभराव हो गया है, सिर्फ सड़कों में ही नहीं बल्कि घुस गया है, जिसकी वजह से लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अमेठी के निहालगढ़ रेलवे स्टेशन क्रॉसिंग पर एक बुजुर्ग का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि ट्रेन की चपेट में आने से बुजुर्ग की मौत हो गई। फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है और बुजुर्ग की पहचान करने में जुट गई है। तो ट्रेन की चपेट में आने से बुजुर्ग की मौत हो गई है और जिसके बाद सूचना पुलिस को मिली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बरेली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 3 युवक को करंट लग गया। करंट लगने की वजह से 3 युवक की मौत हो गई है। बड़ी जानकारी, जहां पर हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं घटना के बाद बारात में भगदड़ मच गई है। कर रहे हैं, जहां पर हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 3 युवकों की मौत हो गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये घटना जहां पर करंट लगने से 3 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद पूरी अफरा तफरी का माहौल बन गया था। बरेली की ये घटना है, जहां पर ये करंट लगे और 3 लोगों की मौत, साथ ही साथ 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। करंट लग गया। कैसे करंट लगा? कहाँ गए थे आप? हम बैंड में गए थे, तार आई थी, हमने सेट किया। खेली की सुराइयाँ होती वो उसमें तार टच हो गया। तई का था मैग्नेट की मैं पकड़ो सरिया में करंट आओ तब मैं बहुत दूर गिर जाए, तब मैंने होश ना रखा। आज दिवंगत राजदीप राजभर के घर परिवार को ढांढस बढ़ाने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर बस्ती पहुंचे, जहां पर मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने 2024 में होने जा रहे चुनाव के बारे में पत्रकारों के सवाल का जवाब दिया। ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि गठबंधन हमारी पहली प्राथमिकता है। अगर गठबंधन नहीं हुआ तो आगे सोचेंगे।
ओपी राजभर ने मायावती की जमकर तारीफ की। कहा, मायावती से गठबंधन करें तो यूपी में 70+ सीटें हम जीतेंगे। अखिलेश पर जमकर निशाना भी साधा और कहा कि अखिलेश जिस गठबंधन की बात कर रहे हैं वह कभी कामयाब नहीं होगा। बीजेपी में शामिल होने की बात पर कहा कि बीजेपी के साथ कोई रजिस्ट्री थोड़े है। लव जिहाद पर दिए अजब गजब बयान पर उन्होंने कहा कि गरीब करे तो लव जिहाद, अमीर करे तो वो क्या। मेरे घर का दरवाजा हमेशा खुला है, जो भी हमसे बात करना चाहे वो कर सकता है। और हाँ, बसपा के वोट शेयर को भी किसी हाल नकारा नहीं जा सकता है और उत्तर प्रदेश में बसपा एक मजबूत पार्टी है जिसका अपना जनाधार है। देखिए, राजनीति में कोई अछूता नहीं है। हमारा दरवाजा सबके लिए खुला है। हम पहले गठबंधन के लोगों को न्योता दिए हैं कि भाई अगर जरूरत समझो तो हमको बुला लो और हम लोग एक करिश्मा दिखावें। जो आरोप प्रत्यारोप है कि सपा बसपा गठबंधन हुआ, कुछ नहीं कर पाया। तो देखिए, कांग्रेस और बसपा राष्ट्रीय पार्टियां हैं। बेशक कांग्रेस कई राज्यों में सरकार है, बसपा की सरकार नहीं है, लेकिन उसका वोट है, उसको नकार नहीं सकते हैं। हम बस्ती में खड़े हैं, 5 विधानसभा में उसका वोट नहीं है। देखिए, राजनीति में कोई अछूता नहीं है। फर्रुखाबाद में खबर का असर देखने को मिला है। बता दें कि कायमगंज सीएचसी में टॉर्च की रोशनी में प्रसव कराने का मामला शासन तक पहुंचाने के बाद सीएमओ सक्रिय हो गए। सीएमओ ने गुरुवार रात कायमगंज सीएचसी में छापा मारा। जब सीएमओ साहब कायमगंज सीएचसी पहुंचे तो उन्होंने टॉर्च की रोशनी में पूरा निरीक्षण किया और सभी सीएचसी प्रभारियों को प्रसव कक्ष में इन्वर्टर चालू रखने के साथ ही साथ इमरजेंसी लाइट खरीदने के निर्देश भी दिए। सीएचसी में भर्ती होने वाली प्रसूताओं को 6 घंटे में ही छुट्टी की जानकारी हुई और साथ ही साथ प्रसूताओं के लिए दवाई भी बाजार से मंगाने के साथ ही उनसे वसूली भी हो रही है। प्रसूता को अस्पताल से नाश्ता और भोजन भी नहीं दिया जाता है, जिसकी जानकारी मिलने पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की और 1 हफ्ते में सुविधाओं को ठीक करने के निर्देश भी दिए। कि जो भी मीडिया ने निकाला है, अंधेरे में डिलीवरी हुई थी, काफ़ी वहाँ नहीं लगे थे। मैं खुद आया हूँ देखना है स्थिति को और जो भी कमियाँ थी उनको पूरा कराया जा रहा है। इन्वर्टर भी लग रहा है और सब कुछ लाइट वाइट की व्यवस्था की जा रही है। फिलहाल मैंने डॉक्टर सरवर इकबाल का ट्रांसफर कर दिया इनका यहाँ से, ठीक है, विपिन को चार्ज दे दिया। तो टॉर्च की रोशनी में प्रसव कराने का मामला सामने आया था, जिसकी खबर दिखाई गई थी और खबर का असर देखने को मिला है, जिसके बाद सीएमओ ने सीएचसी का निरीक्षण किया और सभी हालातों का जायजा लिया और साथ ही साथ कई खामियां ऐसी थी जो सीएमओ ने उस दौरान चिन्हित की और इसके बाद सीएमओ ने कड़ी फटकार लगाते हुए इन सभी सुविधाओं को ठीक करने का 1 हफ्ते का समय दिया है। कई ऐसी सुविधाएं हैं जो कि प्रसूताओं को और जो लोग अस्पताल में पहुंच रहे हैं उन्हें नहीं मिल पा रही हैं, जिसकी वजह से परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। इसलिए सुविधाओं को दुरुस्त कराने की बात भी कही गई है। खबर फतेहपुर से है, जहां पर पुलिस अधीक्षक फतेहपुर राजेश कुमार सिंह द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन में परेड किया गया, निरीक्षण किया गया। गार्ड कर्मचारी द्वारा वेपन हैंडलिंग स्क्वाड ड्रिल कराई गई। पुलिस लाइन में मेस, कैंटीन, परिवहन शाखा, पीआरवी की गाड़ियों पर भ्रमण कर चेक किया गया। साथ ही साथ आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। गार्ड कमांडरों के रजिस्ट्री पेशे के दौरान आवश्यक निर्देश दिए गए। साथ ही साथ लाइन में भ्रमण कर साफ सफाई की पूरी सुविधा देखी गई। अपर पुलिस अधीक्षक क्षेत्राधिकारी जफरगंज और क्षेत्राधिकारी खागा, क्षेत्राधिकारी बिंदकी, क्षेत्राधिकारी यातायात और अन्य कर्मचारीगण भी मौके पर मौजूद रहे। वहीं पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने मासूम बच्चे के साथ हैवानियत की सभी हदें पार करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपी और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुई। इस दौरान आरोप है कि बताया जा रहा है कि आरोपी के पैर में गोली लग गई, जिससे आरोपी घायल हो गया। आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था, जिस पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी का इलाज अस्पताल में कराने के लिए भर्ती कराया है और आगे की तैयारियों में जुट गई।
तो पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है, जहां पर आपको बता दें कि हैवानियत करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपी काफी लंबे समय से फरार चल रहा था और जिसके बाद पुलिस और आरोपी के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी और घायल अवस्था में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर अस्पताल में उसका उपचार कराया है और अब आगे मामले में जांच पड़ताल और आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। आज देर रात्रि पुलिस मुठभेड़ में एक अपराधी गिरफ्तार हुआ है। घायल अवस्था में इसे जिला अस्पताल में इलाज हेतु दाखिल किया गया है। आरंभिक तौर पे जो जानकारी की गई है उसके अनुसार ये बात प्रकाश में आई है कि यह अपराधी बहुत दुर्दांत किस्म का है और 1 लाख रुपए का इनामी अपराधी है। इस अपराधी ने विगत वर्ष एक बच्ची के साथ में बड़ी जघन्य घटना की थी और तब से ये फरार चल रहा था। इसकी लगातार तलाश थी और आज ये अपराधी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ है। आगे की और पूछताछ करके इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं मैनपुरी के बिछवा के नेकपुरा गांव में जमीनी विवाद को लेकर किसान की पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया है। बता दें कि हमलावरों ने लोहे की रॉड और डंडों से पीट कर किसानों की हत्या कर दी। घटना में किसान कश्मीर सिंह का बेटा भी घायल हो गया है। बता दें कि हमलावर किसान की जमीन पर अवैध कब्जा करना चाहते थे, जिसको लेकर उन्होंने गांव के बाहर किसान और उसके बेटे को घेर कर घटना को अंजाम दिया। ये थाना बिछवा के नेकपुरा गांव में कश्मीर सिंह है, उम्र करीब 50 साल है। तो कल इनके साथ मारपीट हुई थी जिसमें ये घायल हो गए थे और इनको जिला अस्पताल लाया गया था जिसमें इनकी मृत्यु हो गई है। इनके लड़के अश्वनी की तहरीर पर 4 लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। इसमें रामपाल, नरेंद्र, राम खिलाड़ी और सुभाष हैं। इन अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत होकर के इनकी तलाश की जा रही है और बॉडी का पंचायतनामा पोस्टमार्टम कर मेरे डैडी खाना खाने जा रहे और निमंत्रण था देवलपुर में, वहाँ से निमंत्रण खा के लौट रहे थे। मैं पीछे था, वो साइकिल से आगे थे। वहाँ गाड़ी 4 पहिए गाड़ी, उन्होंने 4 सवार थे, उसमें नरेंद्र, रामपाल, बेंचेलाल और राम खिलाड़ी, राम सेवक और सुभाष राजेंद्र प्रहार करने सरियों से और हॉकी से, लाठी से। खबर सोनभद्र से है, जहां पर थाना रॉबर्ट्सगंज पुलिस ने जंगल के रास्ते गोवंश की तस्करी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 6 गोवंश बरामद किए हैं। बता दें कि आर्यन टीवी पर खबर चलाने के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की, जिसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बता दें कि पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह के निर्देश में गोवंश तस्करी पर रोक लगाने को लेकर कार्रवाई की जा रही है। फर्रुखाबाद के महमदपुर करसान गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर ससुराल वालों ने महिला के साथ मारपीट कर घर से उसे निकाल दिया और उसके सारे जेवर उतरा लिए। आपको बता दें कि महिला का विवाह 2 साल पहले हुआ था, जिसके बाद ससुराल जनों लगातार कार की मांग कर रहे थे, मगर महिला के मायके वालों ने कार देने से मना कर दिया। जिसके बाद महिला ने ससुराल जनों से के खिलाफ थाने में जाकर आला अधिकारियों तक न्याय की गुहार लगाई थी, लेकिन पुलिस ने महिला की फरियाद को भी नहीं सुना था। क्या मामला है आपका? ससुराल वाले परेशान करते हैं, तो ससुर पति कोई भी घर में रखता नहीं है, मारपीट करते हैं दारू की, तो कोई भी बुलाता है, जब घर में जाते हैं तो कोई घुसने नहीं देता। हम इसके साथ यहाँ भी गए, मऊ दरवाजा भी है, आज कादरी गेट आए हैं, किसी ने कोई सुनवाई नहीं की है। यहाँ भी बोल दिया कि शाम को देखेंगे। ससुराल कहाँ पड़ती है आपकी? महमदपुर करसान। ये थाना कौन सा है? मऊ दरवाजा। अच्छा, नाम क्या है आपका? अंजू राजपूत। शादी कब हुई थी? 2 साल पहले। वहीं बरेली के फरीदपुर से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर सबको चौंका देने वाला है। आपको बता दें कि 2018 में एक युवती की, जिसका नाम शहनाज बताया जा रहा है, उसकी शादी हुई थी, लेकिन गांव में मिश्रित आबादी होने के कारण शहनाज हिंदुओं के धार्मिक कार्यक्रमों में भी बचपन से ही शामिल होती थी। इस दौरान शहनाज की आस्था भगवान श्री कृष्ण में बढ़ती गई। शादी के बाद भी शहनाज भगवान श्री कृष्ण की पूजा करती थी
जिसको लेकर ससुरालियों और पति ने कई बार इसका विरोध किया था, जिससे नाराज होकर पति ने उसे 3 तलाक दे दिया। साथ ही साथ उन्होंने उसे घर से भी निकाल दिया। इसके बाद शहनाज और पवन ने मठीनाथ स्थित अगस्त्य मुनि आश्रम पहुंचे और यहां शुद्धिकरण के बाद शहनाज ने हिंदू रीति रिवाज के साथ पवन से शादी कर ली। शहनाज और पवन ने पुलिस की सुरक्षा की मांग की है। आप कहाँ की रहने वाली हैं? दखनी की रहने वाली हैं। जिला बरेली। और थाना कौन सा पड़ता है आपका? फरीदपुर। फरीदपुर। और पिता का नाम क्या है आपके? साबिर अली। आपका पहले निकाह हो चुका है? जी हाँ, हो चुका है। सन 2018 में। 2018 में। तो तलाक भी हो गया आपका? तलाक हो गया। तलाक कितने समय के बाद हो गया? 2-3 महीने बाद। 3 महीने बाद। 3 महीने बाद। और तलाक की क्या वजह रही है ऐसी? वो बहुत मारता था, पीटता था कि पास दोबारा मारता पीटता था? हाँ। क्यों? कोई वजह मारने पीटने की? नहीं, मुझे हिंदू में ज़्यादा इंटरेस्ट था इसलिए। अच्छा, हिंदू धर्म में इंटरेस्ट था इसलिए। हाँ, तो अच्छा नहीं लगता था। आप हिंदू धर्म में आपको लगाव था, तो हिंदू धर्म में आप पूजा पाठ भी करती थी क्या कुछ? हाँ, उसके सामने 1-2 बार उसने देख लिया था, फिर इसीलिए वो मारने लगा था। तो इसका मतलब आपका हिंदू धर्म में रुझान पहले से ही रहा है? जी हाँ। तो हिंदू धर्म में आप क्या पूजा करती थी? किसे अपना देवी देवता मानती थी? किसको? राधा कृष्ण को। राधा कृष्ण को। तो राधा कृष्ण के बारे में आपको किसी ने बताया या अपने आप? नहीं, पवन को जानती थी ना पहले से जी। उसने बताया था। मैं फिर उसमें अच्छा लगने लगा, फिर वो मारता था पीटता था, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। छोड़ दिया। पवन ने रखा। आपको अच्छा लगता है आरोही नाम? हाँ, अच्छा लगता है। तो अच्छा, आप दोनों लोगों ने अपना नाम जो है वो शहनाज से आपने आरोही रख लिया है। अच्छा, आप पवन के साथ शादी करने के लिए यहाँ पर आई हैं। आपने शपथ पत्र दिए हैं हमें, कचहरी से बनवा के लाए थे, वकील साहब ने बनाए थे कागज आपके। हाँ। तो उसमें लिखा है कि आप हिंदू धर्म में आस्था रखती हैं और आप पवन के साथ शादी करना चाहती हैं। जी हाँ। किसी प्रकार का कोई जोर दबाव तो नहीं है आप पर? नहीं, कोई नहीं है। सच बोलना? हाँ, कोई जोर दबाव नहीं है। अपनी मर्जी से कर रही हैं? अपनी मर्जी से सब कुछ। कोई लोभ लालच किसी प्रकार का? कोई भी नहीं। तो पहले हम आपका शुद्धिकरण कराएंगे। इसमें गंगा जल है और आपको कलमा आता है? कलमा कौन सा कलमा? जो मुस्लिम लोग बोलते हैं। जी। नहीं आता? क्या आता है आपको? इस्लाम का कुछ आता है? इस्लाम का नहीं। कुछ नहीं आता? नहीं, मैं कभी, मुझे अच्छा नहीं लगता था कभी। अच्छा, इस्लाम मजहब आपको अच्छा नहीं लगता था? जी हाँ। हिंदू धर्म अच्छा लगा केवल? जी हाँ। तो हिंदू धर्म का कुछ आता है आपको? चलिए अब आपको सीधा लखनऊ लिए चलते हैं, जहां पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पुण्यतिथि कार्यक्रम में सीएम योगी ने शिरकत की है और संबोधन भी किया है। अपने संबोधन में उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। उस दौरान अनेक सामाजिक गतिविधियों के साथ जुड़ने, प्रखर राष्ट्रवादी विचार का नेतृत्व प्रदान करने और देश के अंदर आजादी के पूरे आंदोलन के साथ सक्रिय सहभागिता यह डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की पहचान बन गई थी। यही कारण था जब 1947 में देश आजाद होता है तो देश के प्रथम उद्योग और खाद्य मंत्री के रूप में संयुक्त सरकार में उन्हें भारत की औद्योगिक नीति को आगे बढ़ाने का एक अवसर प्राप्त हुआ था। लेकिन बाद में जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने इस बात को देखा कि आजादी जिन मूल्यों
और जिन आदर्शों को लेकर के प्राप्त हुई थी, तत्कालीन सरकार उससे विमुख होकर के तुष्टीकरण की पोषक नीतियों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। तो उन्होंने सरकार से अलग हट करके बाद में भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया था। भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने सरकार की उन तुष्टीकरण कोष से जुड़ी हुई उन सभी नीतियों का खुल करके विरोध किया जो भारत की एकता के लिए, राष्ट्रीय अखंडता के लिए खतरा पैदा कर सकती थी। कश्मीर जो उस समय आजादी के बाद कांग्रेस की अदूरदर्शिता के कारण लगातार स्थिति बिगड़ती जा रही थी। परमिट सिस्टम का विरोध करना, जम्मू कश्मीर के लिए शेष भारत की तुलना में अलग से विधान बनाना और उस समय जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री को अलग मान्यता देने के विरोध में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने एक नारा देश को दिया था, एक देश में दो प्रधान, दो विधान और दो निशान नहीं चलेंगे। और इसी बात को लेकर के उनका जो आंदोलन था, उनका जो अभियान था, उस अभियान को लेकर के जम्मू कश्मीर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की गिरफ्तारी होती है और उनका बलिदान 23 जून 1953 को कश्मीर को बचाने के लिए, भारत की अखंडता के लिए आज भी जानी जाती है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के सपने को साकार किया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, जब 5 अगस्त 2019 को कश्मीर में धारा 370 को सदैव के लिए समाप्त करके भारत का पूरा कानून, भारत के सभी प्रकार की व्यवस्थाएं जम्मू कश्मीर के अंदर भी लागू होंगी और वहां पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया पूरी मजबूती के साथ बहाल होगी। यह डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के सपने को साकार करने जैसा है। आज के इस अवसर पर जब उनका 71वां पावन बलिदान दिवस है, मैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के देश के प्रति किए गए योगदान के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में, समाज निर्माण के क्षेत्र में किए गए योगदान के प्रति नमन करते हुए प्रदेशवासियों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।